हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर 8, हमारे हिसाब से चैप्टर 8 बुक में शायद चैप्टर 9 दिखेगा, ठीक है। और आज पहला दिन, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? यही लिखा है ना, ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, यदि आप लोगों ने 11th पढ़ा है, ये लगा दिया मैंने, ठीक है, जिसने पढ़ा है वो समझ ले। तो हम लोगों ने 11th में क्या देखा था कि एक सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जैसे कि P&L और बैलेंस शीट, राइट? फिर हमने 12th में पार्टनरशिप में भी देखा, ठीक, P&L एप्रोप्रिएशन आगे बढ़कर थोड़ा सा, है ना। देखो, पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आएगा ही आएगा, पर उसके साथ में एक और चीज आ जाएगी, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट, 3 चीजें, राइट? अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें आएगी जो कि अब हम यहाँ से आगे से पढ़ेंगे। एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे। एक आएगा बैलेंस शीट, राइट? और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपको क्या मिलेंगे, एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें थ्योरी है ना, थ्योरी तभी समझ में आएगी जब हमने प्रैक्टिकल समझा, ठीक है। तो हम वो थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में तभी आना है ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपनी की बैलेंस शीट को समझेंगे। तो सर ऐसा क्या हो जाता है जिस वजह से हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो हम बनाना जानते हैं, 11th में हमने सीखी थी, है ना, कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, 11th में हमने देखी थी। देखो ऐसे टी शेप में, इसको टी शेप बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट, इधर आ गई असेट्स, इधर आ गई लायबिलिटी, राइट? ऐसे दो हेड रहते हैं और इन दोनों हेड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेल लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको इसलिए बैलेंस शीट समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा था ढंग से, जिसमें ये समझ में आया उनको, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो असेट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है करंट असेट, क्या बोलते हैं, करंट असेट। वो असेट जो कि जिनको हम नेक्स्ट, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, जिस दिन भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस दिन हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास में कितनी असेट है और कितनी लायबिलिटी है ना। तो उस दिन हम ये बताते हैं कि यदि हम ऐसी कोई असेट जिसको हम नेक्स्ट 12 महीने के अंदर अंदर क्या करना चाहते हैं, कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो होगी करंट असेट, ठीक। और इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हो गया नॉन करंट असेट। बात समझ में, मतलब जिसको हम अगले 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहते या वो नहीं होगी, क्लियर। इसी तरह से लायबिलिटी भी होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। और यदि आप इसमें चाहो तो एक और ग्रुप बना सकते हो, वो होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में क्या क्या जाता है, कैपिटल, रिजर्व, है ना, वो रिजर्व एंड फंड्स, ये किसके आ गए, इनके। जरा इसको थोड़ा सा समझना है ना। देखो, अरे करंट लायबिलिटी आएगा बेटा, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब हुआ जिसको हमको 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है। ये हम डिसाइड करेंगे नहीं, ये तो सामने वाला डिसाइड करता है ना, क्योंकि हमको 12 महीने के अंदर पैसा चाहिए, तो वो क्या हो गए, करंट लायबिलिटी, ठीक। अब ये कहो तो ये दोनों ही क्या है, नॉन करंट है, इसको छोड़ दो तो बाकी सब क्या है, नॉन करंट है। पर इसमें भी उन्होंने एक तरह से क्या कर दिया कि यदि आप इसको इस तरीके से देखो, ये देखने का नजरिया है कि आप इसको किस तरीके से देखना चाहते हो, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई नॉन करंट भी दो तरीके से हो गए। एक ऑनर्स फंड हो गया, ऑनर्स फंड मतलब बिजनेस के मालिक का पैसा, उसने जितना कैपिटल लगा रखी है और उसका जो भी रिजर्व सरप्लस है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस, उसने कोई जनरल रिजर्व बना रखा है ना,
जो उसका प्रॉफिट है, किसका, उस ऑनर का प्रॉफिट है, और अभी कहाँ है वो उस ऑनर का प्रॉफिट है, और वो अभी बिजनेस के पास ही है। किसके पास है, बिजनेस के पास ही है, ऑनर के अकाउंट में अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो कहाँ रहेगा, वो रिजर्व में रहेगा। बात समझ में आई? इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनती है। कहाँ बनती थी, सोल प्रोप्राइटर की भी और किसकी, पार्टनरशिप की। ठीक है, अब हम कंपनी में क्या देखेंगे, कंपनी में हम देखेंगे कि ये जो पूरी जो बैलेंस शीट है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ऑनर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस उसका फॉर्मेट थोड़ा सा बदल जाएगा, उसका फॉर्मेट ऐसा लंबा सा हो जाएगा। ये टी फॉर्मेट था, है ना, वो एक स्टेटमेंट जैसा हो जाएगा, एक लिस्ट जैसा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे लायबिलिटी, ठीक, लायबिलिटी, और पूरी लायबिलिटी लिख लेंगे, यहाँ पूरी लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा, फिर यहाँ से चालू कर देंगे असेट। ठीक, जैसे असेट के दो हेड हो जाएंगे, नॉन करेंट, है ना, और दूसरा हो जाएगा करंट असेट। ठीक, इसी तरह से लायबिलिटीज में हम इसको सिर्फ लायबिलिटीज नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखते हैं, क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि वो इतने हिस्से को क्या बताना चाहते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब उसमें इक्विटी हो गई ना एक चीज। बात समझ में आ रही है, इक्विटी तो जानते हैं, तो वो सिर्फ उसको लायबिलिटी को क्या लिख रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक, उसमें सबसे पहला हेड आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। ये क्या हो गया, ओनर्स फंड को इन्होंने काय में बोल दिया, तो क्या गलत बोला, सही तो बोला भैया, है ना, तो पहला क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड में अपन क्या क्या लिखेंगे, तो भैया इसके अंदर आपको मिल जाएगा कैपिटल, तो कैपिटल को सिर्फ कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, सही है ना, यस सर। और फिर इसके बाद में ये भी वाला पॉइंट, ये क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो समझा चुका हूं ना, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर सेकेंड हेड देखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा आ जाएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से इधर का टोटल और फिर ये असेट का टोटल, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं था, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है निश्चित, कि यदि आपके पास में कोई टेंजिबल असेट है तो आप ऊपर नीचे लिख लेते थे, है ना, बैंक को थोड़ा ऊपर नीचे, बैंक पहले लिख लिया, कैश बाद में लिया, थोड़ा ऊपर नीचे क्रम हो जाता था, याद नहीं रखना पड़ता था। यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था, याद नहीं रखना पड़ता था। यहाँ पर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात, यहाँ जो उन्होंने बोला है पहला पॉइंट, तो ये तो पहला ही वो होगा, समझ में आई बात, इसलिए इसको क्या बोला है, प्रिस्क्राइब। किसने प्रिस्क्राइब करा, कंपनी एक्ट शेड्यूल 3। शेड्यूल्स क्या होते हैं, देखो एक तो सेक्शंस होते हैं, ठीक, और वैसे ही कुछ ऐसी जानकारियां जो कंपनी उसमें रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल 3, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो ये आईएमपी रहेगा, शेड्यूल 3 लिखना मत, अपन कई बार पढ़ेंगे, मैं अंडरलाइन करवा दूंगा। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है, बैलेंस शीट को वहां पर समझना है। बात समझ में आई, ये क्या था, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब बैलेंस शीट को हम हमारी बुक में देखेंगे। ठीक है, आ जाओ, पेज नंबर 444 मेरे पास में, आपके पास कौन सा पेज नंबर आ रहा है बेटा, 444। ठीक है, इसमें आ गया बैलेंस शीट, दिख रही है आपको, है ना, ये देखो एक पेज में भी नहीं है, है ना,
आप देखोगे इस बैलेंस शीट में तो 5 कॉलम बने हुए। देखो पहला एक क्रमांक, फिर दूसरा पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर उसके बाद में फिगर कुछ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में एक और फिगर कुछ लिखा हुआ है। अभी बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना, सिर्फ 2 अभी जो मैं बता रहा हूँ वो पर्टिकुलर के पॉइंट बता रहा हूँ, है ना, ताकि वो दोनों कॉलम क्या है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है, इसमें कोई आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंस पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके बाद क्या है। समझ में आ रही बात है ना? तो सबसे पहले क्या हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी वाला हिस्सा लिखना है अपने। उसमें क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड, मेजर हेड, इसको क्या बोलेंगे, मेजर हेड। शेयर होल्डर फंड क्या होगा, मेजर हेड। फिर उसके अंदर सब हेड अंदर कहलाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, हम दोनों समझ चुके हैं, है ना। और फिर उसके बाद में आता है सी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। टेंशन मत लो, ये जो सी वाला पॉइंट है आपके विद्यार्थी जीवन में कभी काम नहीं आने वाला क्योंकि 12th के बाद में तुम क्या पढ़ोगे तुमको ही नहीं मालूम, और 12th में तो इसका कोई जिक्र है ही नहीं, है ना। हाँ, मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि शेयर वारंट हमने पढ़ा था शायद, देखना है ना, तो उसके अगेंस्ट जो हमें पैसा मिला हुआ है वो लिखना है यहाँ पर, बस। ठीक, अभी क्वेश्चंस में कहीं पर भी ये नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको ये शेयर वारंट के बारे में कुछ देगा भी नहीं और आपको बोल देगा बैलेंस शीट बनाओ। अब जबकि उसने शेयर वारंट दिया ही नहीं तो आपको वो हेड वहां लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसको खाली भी लिखना है, हो तो लिखो नहीं तो मत लिखो, पर सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करोगे। सीक्वेंस समझ में आ रही ना, वो गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अरे भाई 25, ये कब बना रहे, 31 दिसंबर को, सॉरी 31 मार्च को। 25 मार्च को हमारे पास कुछ ऐसा पैसा है, हमने शेयर्स का इशू लाए थे, है ना, और इशू लाए थे और अभी वो अलॉटमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, पैसा तो आ गया है। बात समझ में आ रही ना, तो वो पैसा कहाँ दिखाएंगे, इस अकाउंट में दिखाएंगे। क्या लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास जो आ चुका है पर अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। सिंपल है। yes, yes. फिर आ गया नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहला आ रहा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सॉरी। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, ये पूरा हेड है, अपने को यही पढ़ना है इसमें। एक्चुअल में मालूम है इस चैप्टर में हमको इसके जितने भी पॉइंट है उनमें क्या क्या आता है ये ही पढ़ना है। सिर्फ उनको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये चीज ये बोली, बाकी सर उसको कैसे याद रखेंगे तो वो थोड़ा सा तुमको बार बार प्रैक्टिस से ही वो समझ में आएगा कि इसमें क्या आएगा। अभी मैं 10 मिनट कंटिन्यू बोल दूं तो 2-3 लोग तो यहाँ झटके मार देंगे है ना, पर थोड़ा सा दिमाग को चालू रखो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, तो ऐसे उधार जो कि हमने लिए हैं और हमको उसका पेमेंट 12 महीने तक के बाद तक करते रहना है ना। डिबेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो हम उनको कहां लिखेंगे, इसके भी अंदर। इसके अंदर कैसे जाएंगे, ये ना फोल्डर के अंदर, फोल्डर है ना, जाएंगे। अभी अभी ऊपर का फोल्डर पढ़ रहे हैं, फिर इनके अंदर जाएंगे। हाँ, मैंने अभी जो तुमको फोटोकॉपी दी ना वो सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए दी है ना, 2 पेज की, मतलब टोटल 4 पेज है ना, और उसमें भी पूरा नहीं हुआ है वो। अभी मत देखे बेटे, मैं समझा दूंगा। ऐसे तो तू देख रहा जैसे समझ जाएगा, मेरे को समझाना पड़ेगा ना, है ना। नहीं ठीक, अच्छा मतलब उसने थोड़ा सा, अरे क्या बात है करना पड़ता, थोड़ा सा हंसी आ जाए तो। हाँ बस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा। फिर उसके बाद में आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर ये क्या होता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे गाइड का नहीं बस। इसमें अंदर हेड में, इसके अंदर हमको फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कोई काम का नहीं है, कभी काम नहीं आएगा। लिखना है, सुनो मेरी बात सुनो, किसी बुक में वो क्या हो गया है, ओ
एक तरह से वहां पर इंक थोड़ी कम पड़ गई थी तो वो लिख प्रिंट नहीं हुआ है, तो वहां पर आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, है ना। ठीक है, काम का नहीं है पर वो सीक्वेंस में आएगा, क्योंकि बी आएगा तभी तो आगे सी आएगा, सीओडी। तो सीओडी सब उड़ गया इनका, तो तीनों उड़ गए, है ना। तो लिख लेना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में लिखना। चलो इधर ध्यान दो, बाद में लिखना, अभी ध्यान दो। इसके बाद में आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऐसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो आप ऊपर बोरोइंग में नहीं लिख पाए, वो कहाँ जाएगी, यहाँ, है ना, क्योंकि बोरोइंग की लिस्ट दे रखी है। समझ में आ रही बात। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आपको एक लिस्ट दे रखी कि ये हो तो उसको यहाँ लिखना, और उसके अलावा कुछ हो तो कहाँ लिखना, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ में आई बात। इसके बाद में आया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऐसे प्रोविजन जो क्या लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। अब प्रोविजन क्या होता है ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, 11th में तो अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। 11th का और वीडियो में प्रोविजन का बनाऊंगा, यदि तुम लोगों को अच्छे से समझना हो तो मेरे को बोल देना, तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, पर रिक्वेस्ट करने पर ही, फोकट में नहीं, आगे ओके नहीं दूंगा। बस ये समझो कि 10-15 दिन के अंदर वो वीडियो मैं बना लूंगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को प्रोविजन रिजर्व क्या होता है जो 11th में डिटेल में जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, पर आप पूछोगे तब, मांगोगे तब। क्योंकि मैंने अभी डेप्रिसिएशन का आप लोगों को बोला था, पर किसी का भी एक का भी मैसेज नहीं आया, है ना। इसलिए फोकट वालों को एक होता है, ये फ्री में यही होता है बेटे, उसकी कीमत अभी थोड़ी समझ में आएगी, अभी आएंगे, अभी डेप्रिसिएशन तब समझ में आएगी, अब बोलेंगे हैं देखो ये क्या होता है बेटा, इसमें नहीं है, चैप्टर में है अंदर, होल्डर के अंदर। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में भी वही आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपको कितने लोगों को समझ में आया होगा क्या मालूम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब क्या हो गया, जो 12 महीने के अंदर इसका पेमेंट लौटाना है, ठीक है। जैसे क्रेडिटर नहीं आएंगे इसमें, है ना। लोन, हमें एक बताऊं, यदि इस तारीख को कोई ऐसे डिबेंचर हैं जो अगले साल के अंदर जिनका हमको क्या करना है, रीपेमेंट करना है, रिडम्पशन करना है, तो वो अब लॉन्ग टर्म से उठकर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात। इसके पहले वो कौन से थे, लॉन्ग टर्म थे, और आज कहाँ आ जाएंगे वो। समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि इसके आगे वाले ईयर में यदि उसका पेमेंट हो रहा है मतलब 12 महीने के अंदर, ठीक है। अब ट्रेड पेबल में दो चीजें आती है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ठीक है। इसके बाद में आता है अदर करेंट लायबिलिटी। वही बात, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में छूट गया कुछ, वो लिस्ट बनी हुई है, वो छूट गया तो वो इधर आ जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, छोटे मोटे प्रोविजन जो कि जो एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बनते हैं। हमको मालूम है, बोले ये 2-3 महीने में अंदर एक एक्सपेंसेस होने वाला है, मतलब उसका बर्डन तो हमारे पिछले ईयर पे पड़ चुका है, पर वो क्लियर नहीं हुआ, अमाउंट कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जैसे हमने मान लो इस साल, ये जो साल है, इस साल में हमने कोई इवेंट करवाया है ना, मकर संक्रांति पर हमने उत्सव में पतंगबाजी करवाई, ठीक। अब पतंग आई जिससे हमने ठेका लिया था, है ना, 500-1000 पतंगे मंगवा ली थी, ठीक। अब हमारा उससे क्या चल रहा है, थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है कि भाई वो बोल रहा है कि नहीं 1200 आई थी, और अपन बोल रहे हैं नहीं 1000 आई थी। बात समझ में आ रही है। नहीं हमारे छोरे ने भी बना था, बोला हमारी छोरी ने भी बना था, है ना। तो वो देना है ये क्लियर है, पर वो अमाउंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हम उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देंगे। अब प्रोविजन इसीलिए बनता है बेटा, वो प्रोविजन वाले वीडियो में देखेंगे। सीधी सी बात है ना, वो यहाँ की बात नहीं है। प्रोविजन जिसने पढ़ा है उसको समझ में आ गया, जिसने नहीं पढ़ा है पैसे तो चल असेट। अब क्या आ गया, असेट। इन सबका टोटल लगा लोगे तो क्या आ जाएगा, असेट। एक बच्चा मेरे को बोलता था सर क्या प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता, आपको थ्योरी पढ़ाना। अब वो सो रहा है, अभी भी वो सोता हुआ मिल रहा है, अब उसको थ्योरी भी नहीं समझ में आ रही, मतलब उसको सिर्फ भागना है।
मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप जब एक्सक्यूज निकालोगे मतलब आप चीजों से भाग रहे हो, और यदि आप ऐसा व्यवहार यदि आपका हो गया तो आप हमेशा भागते रहोगे, लोग तुमको दौड़ाते रहेंगे, समस्याएं तुमको दौड़ाते रहेंगे। चलो असेट देखा, असेट में सबसे पहले आ जाएगा नॉन करेंट असेट, ठीक। फिक्स असेट, अब फिक्स असेट में क्या क्या आएगा भाई, फिक्स असेट तो क्लियर है ना, वही नॉन करेंट असेट को फिक्स असेट बोलते हैं। उसमें आ गया टेंजिबल असेट, फिर उसमें आ गया इंटेंजिबल। टेंजिबल मालूम है ना भाई, ये टेंजिबल है ना, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया इंटेंजिबल, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, मान लो बिल्डिंग इस तारीख को कंप्लीट नहीं हुई, राइट। अच्छा, जब तक बिल्डिंग बन रही है तुमने सरिया खरीदा, क्या एंट्री करोगे? सरिया, सरिया खरीदा, मकान में सरिया लगता है। सीमेंट खरीदी, क्या एंट्री करोगे? सीमेंट अकाउंट डेबिट, सरिया अकाउंट डेबिट, अरे सीरिया ऑन और बैंक क्रेडिट, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई वालों ने भी सरिया अकाउंट डेबिट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, वो तुमको मालूम ही नहीं है। उसको एक्चुअल में किया जाता है, बस ना हो गया ना, नहीं मालूम तुमको। अब सुन लो, अब सुन लो, देखो उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? कोई एसेट जो कि टेंजिबल है और अभी कंप्लीट नहीं हुए, मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक हम एक अकाउंट खोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, है ना, कैपिटल WIP मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। सरिया खरीदा तो उसको डेबिट कर दो, किसको? वर्किंग प्रोग्रेस को, ठीक। तो यदि इस तारीख तक कोई बैलेंस शीट में कोई एसेट कंप्लीट नहीं हुई है, रेडी नहीं हुई, पुट टू यूज नहीं हुई है, तो उसको आप वर्किंग कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में लिखोगे, जो कि अगला पॉइंट है, देख लो, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, सेम वही बात है, सेम वही बात है, पर काहे की इंटेंजिबल एसेट जो अभी हमने बात करी। मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का फिजिकल के लिए एसेट के लिए आ गया, और सॉफ्टवेयर के लिए क्या आ गया, ये सेकंड वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट हेड क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, मेजर हेड आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने कोको कोला और थम्स अप का बताया था, यदि कोको कोला ने थम्स अप के शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो उसको नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाएगा। क्यों? ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको वो 12 महीने तक बेचना नहीं चाहता, मैं तो कहूँ वो जीवन भर नहीं बेचेगा, तो वो कहाँ रहेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में रहेंगे, है ना, ठीक है। आगे डेफर्ड, वही आ गया, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, है ना, तो इसका भी कोई संबंध नहीं अपने से, पर यहाँ लिखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने यदि किसी को लोन दे रखे हैं, कई बार हम हमारे एम्प्लॉइज को लोन देते हैं बेटा, है ना। देखो जब सही मायने में जब हम लोन देते हैं ना, उसको एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक से जाके आप पूछोगे ना कि तुमने कितना लोन लोगों को दे रखा है, तो वो समझेगा कि हाँ कोई नॉर्मल पर्सन है, और तुम उनसे पूछोगे तो तुम्हारे कितने के एडवांसेस है, तो वो समझ जाएगा अरे यार ये बंदा नॉलेजेबल है, इसको मालूम है कि ये क्या पूछ रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर बात आती है अदर नॉन करेंट एसेट, ये भी वही हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिले, ऐसी करंट एसेट जिसको कहीं और जगह ना मिली वो अदर नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा, ठीक है। करंट एसेट, करंट एसेट में आ जाएगा सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे जिनको आपको 12 महीने के अंदर आपको बेचना है और कैश में कन्वर्ट करना है, इन्वेस्टमेंट, राइट। जैसे कि एफडी, देखो एफडी तो मेरे ख्याल से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी, एफडी यहाँ नहीं आएगी बेटा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अंदर हेड अपन देखेंगे कि इन्वेंट्री को समझ लो इन्वेंट्री में क्या रहेगा। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आता है। अब स्टॉक का अभी तक आपको मालूम था फिनिश गुड्स, मतलब आप अभी तक अपन जो पढ़ते थे वो ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में पढ़ते थे, जो कोई चीज को खरीदती है और बेच देती है,
तो उसके पास में एक ही तरह का स्टॉक रहता था फिनिश गुड का, है ना। कहने का मतलब सिर्फ स्टॉक, फिनिश मतलब शब्द लगाने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसमें कोई प्रोसेस होती नहीं थी। पर यदि कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास में कई प्रकार का स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, इस दिन सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स समझ में आया, जो अभी वर्किंग मतलब अभी प्रोसेस में है ना। और टूल्स का भी स्टॉक, टूल्स पाना पेचकस। अब ये तुम ऐसा मत समझो कि पाना पेचकस को छोटी मोटी, बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़े बड़े पाने पेचकस होते हैं जो अच्छी कीमत रखते हैं, समझ में आ रही बात। तो उनका अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इन्वेंट्री में शो करते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। ट्रेड रिसेबल, तो जैसे ट्रेड पेबल थे वैसे ही यहाँ पर ट्रेड रिसेबल, दो चीजें आएंगी, डेटर आएगा और बिल्स रिसेबल आएगा, दोनों मिलकर ट्रेड रिसेबल बनेगा। शॉर्ट टर्म लोन और अदर करंट सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक में देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब नगद और नगद के समान जो हमारे पास है, बिल्कुल नगद के जैसा। नगद का मतलब क्या होता है, भाई किसी को पेमेंट देना, ये ले भैया जेब में से निकाले दे दिए, है ना। पेमेंट बड़ा है तो हम चेक बना के दे देते, ये ले भैया चेक ले ले, पेमेंट हो गया, है ना। तो बैंक में रखा हुआ पैसा और हमारा कैश इन हैंड, ठीक। और ऐसी सिक्योरिटीज जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब क्या हो गए, सिक्योरिटीज हो गए। तो ये क्या होते हैं, मार्केटेबल। मार्केटेबल मतलब आपने मतलब ऐसे ही रख रखा है कि जिस दिन हमको लगे हम उस दिन बेच सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं और हमको जिस दिन लगेगा हम उसको बेच देंगे। तो वो कहाँ जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। बैंक में रखी एफडी इस उद्देश्य से नहीं रखी गई है कि हम इसको पूरे 8 महीने करेंगे, बस हमने रख दिए, जरूरत पड़ेगी हम फट से उसको तोड़ के दे देंगे। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया। ये क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस शीट का पॉइंट खत्म हुआ। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन खत्म हुआ मेरे दोस्त। अभी तो हम बात कर रहे हैं इस पिक्चर में कितने प्लेयर हैं, कितने मतलब एक्टर हैं, कौन क्या करेगा, उसका कैरेक्टर डिसाइड हुआ है, हल्का हल्का डिसाइड हुआ है ना। अभी तो स्टोरी लिखना बाकी है, ठीक है। तो आ जाओ, मैंने आपको अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। देखो उसके नीचे दिख रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजर हेड, दिख रहा है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर फंड, है ना। अब तुम उसको रीड करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले शेयर होल्डर फंड को रीड करो। चलिए, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए तो मैंने ये पेज दिया। शेयर होल्डर फंड के बारे में उसमें कुछ खास लिखा नहीं, शेयर कैपिटल के बारे में, है ना। तो इसलिए मैंने ये सीबीएसई की बुक से कॉपी करी है, फोटो कॉपी, ठीक है। यहाँ ऊपर की तरफ देखोगे तो पेज नंबर 1.8 दिख रहा होगा, फिर उसके बाद में पेज नंबर 1.9। तो मैं जहाँ बोलूँ पेज नंबर तो वहां देखने का, है ना, उस पेज पे, है ना, नहीं तो यही नहीं मालूम पड़ेगा मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो पेज नंबर 1.8 शेयर्स कैपिटल का हेड, है ना। अब शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल का हेड है और उसमें शेयर कैपिटल में कितने प्रकार की शेयर कैपिटल होगी, इक्विटी, प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस के भी कई प्रकार हो सकते हैं, 10% प्रेफरेंस, 14% प्रेफरेंस, मतलब उसमें तो सिक्योर करना आता समझ में आ रही बात। फेस वैल्यू 100 और फेस वैल्यू 10, ये भी अलग प्रकार हो गया, राइट। तो उनको हमको सही डिटेल में लिखना होता है और वो डिटेल में लिखने का तरीका इसमें आपको दिया है। जितनी भी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो चुके हैं, सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं, इसमें अभी नहीं है ना, और उनका पेमेंट आ चुका है, उनका एक अलग हेड होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ये यहाँ पर दिखेगा आपको, ये यहाँ पर है ना। क्या है सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का हमको डिटेल देनी है,
तो यदि इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे, ये आपको घर जाके पढ़ना है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, बाकी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। कि जैसे इस आप एग्जाम्पल में देखोगे तो लिखा होगा कि 1 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने इशू करे 10 रुपए वाले, जिसमें से 90,000 का पूरा पैसा आ चुका है और 10,000 का पैसा 10,000 में कुछ कॉल का पैसा नहीं आया है। बात समझ में आ रही है? तो 90,000 शेयर्स का पूरा पैसा आ गया, तो आप एक हेडिंग लिखोगे सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें लिखोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप में 90,000 इक्विटी शेयर्स, आखिरी वाले कॉलम में क्या लिखोगे? 9 लाख। दिख रहा है बेटा? तू किधर लिख रहा है? बता। हाँ बता कहाँ है? हाँ चलो, तो लगा कहीं पर निशाना कहीं पर निगाहें। चलो नहीं भाई, पता तो होना चाहिए, पता जब बच्चा गलत ही देख रहा है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें क्या आ गए? 10,000 शेयर सब्सक्राइब तो हुए पर पूरी तरह से पेड अप नहीं हुए। टोटल का अमाउंट कितना होता है? 1 लाख, पर जिसमें से लेस कॉल्सिनरियर क्या है? 3 रुपए का 30,000 नहीं आए तो कितने आए? 70,000। तो बाहर वाले कॉलम में क्या आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? 9,70,000। मतलब इतना हमारे पास में फाइनली लायबिलिटी के रूप में है। हाँ, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है, तो 9,70,000 की हमारी लायबिलिटी है। और इसी में हमने एक और हिंट दे दी कि 30,000 की हमारी असेट भी है। बताओ कौन सी? कॉल्सिनरियर क्या है? असेट है ना हमारी। हम डेबिट इसलिए तो करते थे। देखो इस टाइप के सिस्टम में आपको असेट किधर लिखना पड़ती थी? कॉल्सिनरियर पहले जमाने में, ठीक। पर अब इन्होंने क्या बोल दिया? ना ना, असेट साइड में मत लिखो, इसको उसमें से माइनस करके लिखा। समझ में आ रही बात? ये वाले पॉइंट में जो हमने पढ़ा उसने उन्होंने आपको 2 चीजें सिखाई कि किस तरह से सब्सक्राइब कैपिटल और फुल्ली पेड को कैसे लिखना है, और यदि कोई कॉल्सिनरियर है तो उसको कैसे लिखना है, को माइनस करके दिखाना है। ठीक है, याद करो हमने चैप्टर पढ़ा था शेयर कैपिटल, है ना, और उसमें हमने एक चीज देखी थी। तो बेटा हम लोग जो शेयर कैपिटल में याद है कि वो हम जनरल एंट्री तो लिख लेते थे, पर बात आती थी बैलेंस शीट में इसको कैसे लिखना है ना, वही सीख रहे हैं अपना। ठीक है, ये करने के बाद में आप वो बैलेंस शीट में कैसे लिखना है सीख जाओगे। ठीक है, तो ऐसा रहता था ना, इतने शेयर इशू करे, इतने सब्सक्राइब हो गए थे, इतने का पेमेंट आ गया था, इतने का बचा था। अब इसकी जनरल एंट्री भी करना है और इसको बैलेंस शीट में शो भी करना है, तो वो कैसे शो करेंगे यहाँ पर लिखना है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद में क्या गया? सेकेंड पॉइंट, व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फुल नॉमिनल फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर है पर आधी रुपए कॉल करें, उसको कैसे लिखा जाए? समझ में आ रही बात? देखो लिखा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसको भी उसी में लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, आखिरी में लिखेंगे रुपीज और 8 कॉल्ड अप। दिख रहा है बेटा? दिखा है ना, ये यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे कॉल्सिनरियर नहीं है, कॉल्ड अप भी 8 रुपए का है साहब, तो 8 रुपए का, पर ये काय में आएगा? नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। क्लियर? इसके बाद आप पेज टर्न करोगे तो पेज नंबर 1.9 में इसमें और कुछ दिखाया ना, हेडिंग चेंज हो गई थी क्या? अब उसमें भी यदि कुछ कॉल्सिनरियर है तो उसको भी आप लेस कॉल्सिनरियर करके दिखाओगे। ठीक है ना, ये 5,000 शेयर का कॉल्सिनरियर है बेटा, 8 रुपए कॉल्ड अप है, पर उसमें भी 5,000 शेयर ऐसे हैं जिनका 2 रुपए नहीं आए, तो फिर उसका भी माइनस करके दिखाओगे। तो कुल मिला के आपका 11,90,000 की लायबिलिटी है और 10,000 की असेट है। समझ में आ रही बात? वेरी गुड, है ना। अब डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स कैपिटल। अब आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ये जो शेड्यूल बनाया है ना, नोट टू अकाउंट, क्या लिखा है ऊपर? नोट टू अकाउंट्स। ये क्या है सर? तो वो बैलेंस शीट में आ जाओ, अपनी बुक में बैलेंस शीट में देखो, नोट नंबर लिखा हुआ दिख रहा है ना, कॉलम सेकंड, ये वो है। ये जितने भी मेजर हेड है इनके अंदर जब आप लिखोगे तो आप वही बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे, उसको बैलेंस शीट के बाद में ये नोट्स टू अकाउंट, ऐसे नोट्स टू अकाउंट बनाने पड़ेंगे।
और उसका जो टोटल आएगा वो वहां लिखोगे फाइनल फिगर। मतलब ये वर्किंग नोट समझ लो, वर्किंग नोट मतलब इसके सामने केवल एक ही फिगर उठ के आएगा यहाँ, और इसके पहले जो कॉलम है वहां लिख देंगे नोट नंबर 1। अब वो नोट नंबर 1 आप इस बैलेंस शीट के बाहर कहीं बनाओगे, बात समझ में आ रही है। और शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 ऐसे बनता है पेज नंबर 1.9 पर। विजय के तो उड़ गया बाप रे, पहले थ्योरी सोची थी। चलो बात समझ में आ रही है ना सर? समझ में तो आ रही, पर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है इनको। दर्शन थोड़ा सा हंसी, थोड़ी सी मुस्कुराहट नीचे हो गई, क्यों कह रहे भगवान इतना हरिओम ज्यादा खुश मत हो, तेरे की वही हालत है। चलो हरिओम हरिओम। नोट टू अकाउंट, राइट? तो ऐसे सभी के अपने को क्या बनाने पड़ेंगे? नोट टू अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और उनका नंबर कहाँ लिखना पड़ेगा? उस नोट टू नंबर वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही? yes. अरे कहीं नहीं समझ में आ रही अब तुमको। तेरे लिए तो हमेशा एक जैसी है। चलो देखो, आप इसको समझोगे बहुत इजी है। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? वो जो कि हम रजिस्टर्ड करवा के लाए थे। कोई ये इशू करी क्या हमने? नहीं, ये सिर्फ परमिशन है। हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि देखो बाबा, हमने 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 10 लाख के, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले 10 लाख के, इतनी हमने रजिस्ट्री करवा के लाए हैं। बात समझ में आ रही है ना? इतने की हम परमिशन लेके आए हैं। सिर्फ यहाँ पर ऊपर वाले बात में ये लिखा हुआ है। आप देखोगे टोटल अमाउंट दिख रहा है कितना? 20 लाख दिख रहा है। इस 20 लाख में नीचे आप देखो डबल लाइन खींची हुई है, सिंगल नहीं है। ये डबल लाइन का मतलब होता है कि ऊपर का टोटल अब नीचे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ये डबल लाइन का मतलब क्या होता है? ये फाइनल ऊपर का ऊपर रह गया, ठीक? मतलब आगे जब आप नीचे इसके और नीचे जो फिगर लिखोगे उसमें ये ऊपर वाले को ऐड नहीं करोगे। समझ में आया? फिर उसके बाद में इशूड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा होता है इशूड कैपिटल, इसलिए सब्सक्राइब के बाद में लिखा है, ठीक? कितना? 90,000 इक्विटी शेयर। मान लो 1 लाख में से कितने इशू करें? 90,000, तो उतना लिख दिया उसने, है ना? ये भी सिर्फ जानकारी दी जा रही है कि इतनी इशूड किए गए हैं। अब वो सब्सक्राइब कितने हुए हैं, पेड अप कितने हुए हैं, वो बाद में दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसमें से हमने 9,000 इसके इशू करे हैं, ठीक? इसमें भी डबल लाइन खिंचा गई, मतलब इसका भी टोटल नीचे नहीं आएगा। ये सिर्फ दोनों जानकारी थी, और असल में देखा जाए तो ये दोनों लायबिलिटी नहीं है। बताओ क्यों? पैसा ही नहीं मिला इनका, तो काहे की लायबिलिटी? ऑथराइज करवाया, काहे की लायबिलिटी भैया? और इशू करा, अभी पैसा तो आने दो। समझ में आई बात? मतलब अब इसके नीचे वाला फिगर ज्यादा मायने रखेगा, और वो ही हमारी लायबिलिटी होगी, ठीक है? क्या आ रहा है? सब्सक्राइब कैपिटल। अब हम डिटेल दे रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल की। सबसे पहला पॉइंट, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यदि आपने इशू जो किए थे 90,000, उसमें से जितने शेयर का भी पूरा पैसा आ गया उनको पहले लिख दो, ठीक? तो इसमें 80,000 शेयर्स का पूरा पैसा आ गया, आपने फिगर बार कर दिया 8 लाख। फिर जिनमें क्या था? झोल था मेरा कॉन्सेनरियर, उनको बाद में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक? उसको कैसे बताया कि भाई 10,000 इक्विटी शेयर ऐसे हैं जो 10 रुपए हम मांग रहे हैं 1 लाख पर, उसमें से कॉन्सेनरियर हो गया 3 रुपए का 30,000 का, तो फाइनल फिगर बाहर का आएगा 70,000। मतलब ये 70,000 हमें नगद में मिल चुका है, और ये हमारी लायबिलिटी है 70,000, ठीक है? इसी तरह से दोनों का हुआ, और आखिरी में टोटल कितना आया? 16,75,000। ये 16,75,000 आप यहां लिखोगे। ऊपर के क्या है? कौन से 3 कॉलम? शेयर कैपिटल के सामने 3 कॉलम। अरे वो मैं बता दूंगा यार, उसमें 2 कॉलम है ना, तो पहला वाला कॉलम करेंट ईयर का, और दूसरा वाला करेंट और
प्रीवियस ईयर का है। अरे कॉलम नंबर 3 बैलेंस शीट में देखो, ये इस साल का फिगर यहाँ और उसके पहले वाले साल का फिगर 4 नंबर में। वो पिछले साल का भी लिखना पड़ेगा। हाँ, पिछले साल का भी लिखना पड़ेगा। अरे यार ये कोई बात होती है? हाँ यार, हमको भी लटका लगता था। हमारे साथ में क्या होता है, मैं जब पढ़ रहा था तब जब एक अटेम्प्ट मैंने दिया तो ये वाला अटेम्प्ट दिया था है, और उसके बाद में क्या आ गया, ये बवाल आ गई। अरे मैंने बोला यार सीधे सीधे तो करवा लेते, इसमें किसको समझ में आने वाला है यार, ये समझ में आ तो रहा था। पर क्या करें, करना पड़ेगा। चलो 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 समझ में आया। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं, ठीक है, खास तो जो था ये इतना ही था। उसके बाद में जो 2 पेज बच रहे हैं आप लोगों के लिए बेटा, उसमें लास्ट वाले पेज पे आओगे, बीच के पेज पढ़ने हैं आपको, ये होमवर्क है आपका, है ना। फोटो कॉपी मत खराब करना, पैसे लगते हैं ना। पढ़ना पेज नंबर 1.11 इसमें सबसे खास चीज समझने के लिए ये थी बेटे कि नीचे ये शेड्यूल जो नोट टू अकाउंट दिख रहा है, यस सर, 4 फीचर शेयर को कैसे दिखाना है वो 4 फीचर होता था ना, 4 फीचर अकाउंट। 4 फीचर अकाउंट एक तरह से लायबिलिटी है, याद करो। 4 फीचर क्या थी, लायबिलिटी थी। वो लायबिलिटी क्या थी कि आप जब इसको री इशू करोगे तब आपको जो डिस्काउंट देना पड़ेगा वो इसमें से यूज कर सकते हो, इसलिए वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो वो कहाँ आएगा कैपिटल रिजर्व, वो दूसरी जगह जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, वो पढ़ेंगे अपन। यदि वो 4 फीचर अकाउंट में है तो उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जरा देखो क्या लिखा है, ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया बेटे, ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लायबिलिटी का जानकारी दे रहे हो। शेयर कैपिटल मतलब काहे की, लायबिलिटी की जानकारी दे रहे हो, और 4 फीचर क्या है, 4 फीचर क्या है, लायबिलिटी, इसलिए ऐड कर रहे हो। और लेस किसको कर रहे हो, कॉल्स इन अरियर को, क्यों, क्योंकि वो असेट है। बात समझ में आ रही, लायबिलिटी का स्टेटमेंट बना रहे हो आप, तो लायबिलिटी को आप प्लस करोगे और असेट को माइनस, तो असेट को माइनस करके दिखा रहे थे आप। क्लियर है। अब सर कॉल्स इन एडवांस को कैसे लिखेंगे, तो पेज नंबर 1.10 कॉल्स इन एडवांस नीचे हेडिंग में लिखा हुआ है, कॉल्स इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है पर कैपिटल के रूप में लायबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है, कैपिटल अभी नहीं हुई, जब तक हम उसको क्या निकल लें, कॉल निकल लें, है ना। तो तब तक ये कहां दिखेगी, ये लिखा हुआ है अदर करंट लायबिलिटीज में। अब ये जो मैंने पेज दिए, कृपया करके इनके ऊपर पोहे मत खाना, रॉकेट मत बनाना, नाव मत बनाना, ठीक है ना, पैसा लगता है, इनको पढ़ लेना, ठीक। ये तो पता चला चना खाने लग गए इस पे, फिर वो चने आ गए, वो काबुली, हाँ होले होले चलिए। तो यहाँ पर हमने शेयर कैपिटल को समझ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, सेकंड पॉइंट बेटा बैलेंस शीट में चेक करो पहले। सेकंड पॉइंट शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपकी किताब में पेज नंबर 447 447 पर मिल गया। अब इसमें इतने प्रकार के रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं जो आपको याद रखने हैं। मालूम कैसा प्रश्न पूछ लेता है वो 4 नंबर में, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड बताओ, मतलब ये याद होगा तो ही बताओगे ना, तो पूछ सकता है, ठीक। जो लोग सोच रहे थे ना थ्योरी याद कर लेंगे, रट लेंगे, बेटा रट, आ गया है वो रटने का दिन, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ रटने के पीछे तो बिल्कुल मत पढ़ो, पर क्यों, क्योंकि उसमें कभी कभार तो रटना पड़ेगा, आएगा ही आएगा तुम्हारे लिए। बेटा चलो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, याद है कैपिटल रिजर्व कब आया था, 4 फीचर शेयर्स को जब हमने री इशू करा था, और
जितना हमने फोरफीच करा था और री इशू करने में हमने जो डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट कम था और फोर फीचर ज्यादा था, तो जो फोर फीचर बच गया था हम उसको काय में डालते थे, कैपिटल रिजर्व में, राइट। ये कैपिटल रिजर्व का मतलब ये है कैपिटल नेचर का गेन, कैपिटल नेचर का गेन, उसको हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे। जैसे एक तो एग्जांपल दे दिया, दूसरा सुनो, जैसे कि अपना क्या हो गया, आप असेट का रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग से बनाया क्या, वो अलग बनाया, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में तो अभी इतना ही जो तुम्हारे समझ में रहेगा। उसके बाद में आ रहा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, लिख लो वहां पर CRR, है ना सर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का हम पेमेंट लौटाते हैं, याद है, डिबेंचर से जितना आया वो 5 साल बाद 10 साल बाद लौटाते कि नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। तो जितना कैपिटल हमने रिडम्पशन करा है, मतलब जितना डिबेंचर का अपन ने पेमेंट करा है, फेस वैल्यू अमाउंट, कितना अमाउंट, फेस वैल्यू, प्रीमियम पर करा होगा तो प्रीमियम नहीं आएगी, जितना फेस वैल्यू का हमने क्या करा है, रिडम्पशन करा है, वो यहां पर आएगा। पर उसमें भी एक शर्त है कि प्रॉफिट में से जितना हुआ है, अब वो तुमको नहीं मालूम, उससे ज्यादा टेंशन मत लो, तुम तो समझ लो ये उसका बनता है, ठीक है। वो क्योंकि प्रीमियम अपने को रिडम्पशन खत्म ही हो गया तो बात ही खत्म हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या आ गया, वही सिक्योरिटी प्रीमियम, अरे पढ़ा तो है इतनी बार। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो ये ऊपर वाला कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का आ गया, प्रेफरेंस का आ गया, ये डिबेंचर का आ गया जो भी बताया था। रिवैल्यूएशन रिजर्व, पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन करा था, तो कंपनी भी ऐसा रिवैल्यूएशन कर सकती है, पर उसके बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं उसके बाद में, तो उसमें रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट बचेगा वो यहां आ जाएगा, ठीक। सर यदि रिवैल्यूएशन में लॉस है तो, पॉइंट तो अच्छा है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस रिवैल्यूएशन का, पार्टनरशिप में पढ़ा था, है ना, तो आप इसमें ऐड कर दोगे। यदि डेबिट बैलेंस होगा तो क्या करोगे, लेस करोगे, किस में से करोगे, समझ में आ रही बात, इस टोटल अमाउंट में इसमें जितना भी अमाउंट आएगा ना, क्या बोल सकते हैं आप, उसमें वो लेस करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। छोड़ो टेंशन, मतलब तुमको आना ही नहीं है, हाँ जो नहीं आना उसका कहाँ का टेंशन लेना। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भूल जाओ, मतलब याद रखो ऐसा कुछ होता है पर भूल जाओ कि क्या होता है। अदर रिजर्व, फिर आ गया सरप्लस, सरप्लस में क्या आएगा बेटा, देखो क्या लिखा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कि नहीं, उसका प्रॉफिट यहां लिखना है, ठीक है, लॉस हुआ तो माइनस करके लिखना है, ठीक है। ये इतने सारे रहेंगे, बस इतना ही बहुत है। अब इसमें आता है तीसरा पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बेटे इतने प्रकार के लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो कि आपको याद रखना है। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, टर्म लोन, टर्म लोन मतलब दीर्घ लोन, दीर्घ अवधि लोन को हम क्या बोलते हैं, टर्म लोन। फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पार्टीज, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटिव पार्टीज, ये सारी चीजें आपको करना है, मैं तो नहीं करना है सर, इतनी सारी चीजें नहीं रे, 2-4 चीजें करना ऊपर पढ़ के 2-3, बाकी बस काम के लिए। हाँ जी सर, क्लास चल रही है मेरी, बताओ। और मैं 3 बजे निकल जाऊँ तो यहाँ से, अपना भी ऐसे ही चलता है आजकल। आ जाओ, हाँ ठीक है, सीधे बैठे रे चलिए, अरे रिकॉर्डिंग ही ऑफ नहीं करी थी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी,
ठीक। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या आता है? ट्रेड पेबल और अदर लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ये आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये आते हैं बोरोइंग में, और अदर करंट लाइबिलिटीज में ये आते हैं, और ये है टेंजिबल असेट, और ये असेट। खत्म। ये तुमको पढ़ के आना है। सुन लो, आगे पेज टर्न करोगे, पेज नंबर 452, इस पे आपको मिलेगा कि ये पूरी चीज समराइज कर रखी है उन्होंने, है ना? ठीक। इसके बाद में इलेक्ट्रेशन कल कर लेंगे बेटा। ये याद रखना, यदि तुमको यही नहीं मालूम कि भैया फलाना चीज किधर की है, तो इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मैंने बताया थोड़ा सा पढ़ के जरूर आना। एकदम से याद नहीं होगा, मैं जानता हूं, पर धीरे धीरे होगा, कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं तो आप ये भूल जाओ कि इसके आगे का कुछ समझ में आ रहा हो। इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं वो समझना हो तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाओ।